आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ CUET पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके सारे चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो CUET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल्ड वॉर से। आपको पता होगा कि जो कोल्ड वॉर चैप्टर है वो आपका CUET के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने सारा सिलेबस CUET का अपने चैनल पे बता रखा है पॉलिटिकल साइंस का। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी ओर। तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना वो होता है 1914 से लेके 1918 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से लेके 1945 के बीच में। उसके बाद में देख लेते हैं कोल्ड वॉर। तो जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड होता है वो रहता है 1945 से लेके 1991 के बीच का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है उसके अंदर दो पावर होती है, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस। तो अलाइड फोर्सेस के अंदर होता है USA, USSR, ब्रिटेन और फ्रांस। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतती है वो भी जीतती है अलाइड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर के अंदर आती है हमारी जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट देखते हैं कि जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक कर देता है USA, उसके ऊपर क्या है न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देता है। उसकी दो सिटी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है। एक तो होती है हिरोशिमा जिसके ऊपर क्या है 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया जाता है, और दूसरी होती है नागासाकी जिसके ऊपर 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया जाता है। यहाँ पे 4 मिस टाइप हो गया, 4 की जगह 9 कर लेना, ठीक है। तो जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया जाता है उसका कोड नेम होता है लिटिल बॉय, और जो नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया जाता है उसका नाम होता है फैट मैन। 8 देखते हैं तो जो USA की आइडियोलॉजी होती है ना वो होती है डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म। ये 3 आइडियोलॉजी इंक्लूडेड है USA की आइडियोलॉजी में। फिर 9 आता है USSR की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो जो USA है ना उसको क्या है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड, वेस्टर्न ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और इसने अपनी क्या है ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हमने बनाई थी जिसका नाम था नाटो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं USSR। तो USSR जो ब्लॉक है उसके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे कि सेकंड वर्ल्ड, ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। और इसने क्या है अपना बनाया था एक वॉर्सो पैक्ट। तो जो USSR की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके अंदर क्या सारा प्राइवेट सिस्टम है, प्राइवेट जॉब्स है, प्राइवेट कंपनीज है, ऑलमोस्ट सब कुछ प्राइवेट है। और जो सोशलिस्ट ब्लॉक है जो USSR का है तो उसके अंदर क्या सारा कुछ पब्लिक सिस्टम है, यानी कि जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट ऑन है। कोई भी यहाँ पे क्या है प्राइवेट चीज़ें नहीं होती, ना ही प्राइवेट जॉब्स है, ना ही प्राइवेट कंपनियाँ, यहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर है। तो USSR क्या है नाटो बनाता है जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाई जाती है 5 अप्रैल 1949 को। और जो नाटो है उसके अंदर क्या है टोटल 12 कंट्रीज़ होती है। जो 12 की 12 कंट्रीज़ है वो वेस्टर्न यूरोप से होती हैं। और नाटो की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है सियाटो। तो ये जो सियाटो है वो भी क्या है USA ही बनाता है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाई जाती है 1954 के अंदर। नेक्स्ट आती है सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी USA की है जो बनाई जाती है 1955 में। नेक्स्ट है वॉर्सो पैक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो जो कि USSR की है जो 1955 में बनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास वॉर्सो। तो ये जो वॉर्सो है ना वो क्या कैपिटल है पोलैंड की। तो जो कोरियन क्राइसिस है वो होते हैं 1950 से लेके 1953 के बीच में। नेक्स्ट आता है कॉन्गो क्राइसिस। तो ये जो कॉन्गो क्राइसिस है वो 1960 में होते हैं, और इसके जो मीडिएटर हैं यानी कि इसको जो सुलझाते हैं कॉन्गो क्राइसिस को वो होती हैं दैग हैमरशकोल्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास बर्लिन क्राइसिस। तो ये जो बर्लिन क्राइसिस है ना वो 1958 से लेके 1961 तक चलता रहता है, और ये जो बर्लिन है वो कैपिटल है जर्मनी की, ठीक है। तो जो जर्मनी के अंदर बर्लिन वॉल थी ना वो था सिंबल कोल्ड वॉर का। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जो यूनिफिकेशन होती है जर्मनी की, तो जो बर्लिन वॉल गिर जाती है, जर्मनी एक हो जाता है, वो होता है 1990 के अंदर। नेक्स्ट है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती हैं वो होते हैं 1962 के अंदर। और जो कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट माना जाता है, जिस समय लग रहा था कि अब ये कोल्ड वॉर नहीं रहने वाला, ये हॉट वॉर में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो था क्यूबन क्राइसिस, ठीक है। हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का क्यूबन क्राइसिस। तो जो क्यूबन क्राइसिस के दौरान जो प्रेसिडेंट होते हैं क्यूबा के वो थे फिडेल कैस्ट्रो, याद रखना फिडेल कैस्ट्रो। नेक्स्ट आता है क्यूबन क्राइसिस के अंदर जो USSR के प्रेसिडेंट थे वो थे निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। USSR के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव। तो जो नाम था यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके 3 फाउंडर्स थे। मेन तो उसमें 5 थे लेकिन फाउंडर 3 थे, जो थे जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो और गैमल अब्दुल नासिर, ठीक है। जो बंदन कॉन्फ्रेंस होती है ये नाम के लिए ही होती है 1955 के अंदर। और जो फर्स्ट नाम समिट है वो होती
होती है बेलग्रेड के अंदर 1961 में, और जो बेलग्रेड है वो यूगोस्लाविया में है, और ये जोसिप ब्रोज टाइटो है वो भी यूगोस्लाविया के है, ध्यान रखना। और जो लेटेस्ट समिट है नाम की वो होती है अजरबैजान में 2019 के अंदर, जिसके अंदर क्या है 120 मेंबर्स आए थे। अब बात करते हैं कि यूएसए को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, तो यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली थी 1776 के अंदर। और जो इंडिया और यूएसएसआर है उसकी फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है 1971 के अंदर। आपने देखा होगा कि इंडिया और यूएसएसआर की क्या है 20 साल की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, तो वो साइन होती है 1971 में। तो अब जानते हैं एलटीबीटी के बारे में, और इसकी फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि साइन की जाती है 1963 में। नेक्स्ट आती है एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये होती है 1967 की। नेक्स्ट आती है साल्ट यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। उसके बाद में आती है स्टार्ट यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और जो मार्शल प्लान है वो 1947 का है। नेक्स्ट आता है अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, यानी कि जो अमेरिका है वो इंटरवेन करता है वियतनाम में, और वो टाइम पीरियड था 1954 से लेके 1975 का। और जो भगदड़ पैक्ट है वो होता है 1955 में। और 1960 के अंदर जितने भी जो नए अफ्रीकन मेंबर्स थे, जितने नहीं मतलब जो 16 अफ्रीकन मेंबर्स थे, वो ज्वाइन कर लेते हैं यूएन को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस को। अच्छा, आप लोग है ना कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है, जल्दी से चलो कमेंट कर दो। कर दिया ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो इसका फर्स्ट देखते हैं। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और जो रशियन रेवोल्यूशन है होता है 1917 में, जो कि सोशलिज्म पे बेस्ड होता है। और इस रशियन रेवोल्यूशन के जो हेड होते हैं होते हैं व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये हेड होते हैं। यूएसएसआर के भी लीडर होते हैं रशियन रेवोल्यूशन के, और ये क्या है फाउंडर भी है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, याद रखना। तो जो सोवियत सिस्टम था ना उसके अंदर क्या है सोशलिज्म और एग्लिटेरियन सोसाइटी थी, यानी कि सबको इक्वल रखना है उसके अंदर। वहाँ पे वन पार्टी थी, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, और जो इकोनॉमी थी वो क्या है स्टेट कंट्रोल थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा कुछ क्या है गवर्नमेंट के अंडर था, कोई भी प्राइवेट सिस्टम नहीं था, यहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर था। नेक्स्ट आते हैं कि जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन है, जो यूएसएसआर है वो टूट गया था, वो टूटा था 1991 के अंदर। अब आप देखते हो कि जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसके अंदर यूएसएसआर नाम का कोई जो देश है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो 1991 के अंदर ही टूट गया था, अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया था। तो नेक्स्ट आता है मिखाइल गोर्बाचेव, भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे यूएसएसआर के, जो कि लास्ट लीडर माने जाते हैं यूएसएसआर के, और जो कि थे 1985 में। और ये क्या है 2 रिफॉर्म्स लाती हैं। पहला था ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है ओपननेस, और दूसरा था पेरिस्ट्रोइका जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट आते हैं बोरिस येल्सिन, जो कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होती हैं रशिया की। और इस चैप्टर में आपको शॉक थेरेपी भी देखने को मिली होगी, जो कि एक सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट मॉडल था, यानी कि जो यूएसएसआर के अंदर जो सोशलिज्म था उससे उसको क्या है कैपिटलिज्म की ओर ले जाना था। और ये जो मॉडल था वो था वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंडर ही था, ठीक है। सिविल वॉर होता है यहाँ पे हमें तजाकिस्तान में देखने को मिलता है, जो कि ख़त्म होता है 2001 के अंदर। और ये जो सिविल वॉर है वो 10 सालों तक चलता है। जो रशिया की जो करेंसी थी वो रूबल थी, ठीक है। और जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट है वो होती है चेचन्य और दागिस्तान के अंदर। और जो चेकोस्लोवाकिया था वो 2 के अंदर टूट जाता है, एक होता है चेक और दूसरा होता है स्लोवाकिया। तो अब हम जानते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, जो 2 अगस्त 1990 को होता है, और जिसमें क्या होता है जो इराक है वो कुवैत में इन्वेजन कर देता है। और जो सद्दाम हुसैन है जो इराक के लीडर थे उस समय, वो क्या है मदर ऑफ ऑल बैटल्स माने जाते हैं, यानी कि सारी जो झगड़े की जड़ है वो यही है। और जो फर्स्ट गल्फ वॉर है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि यूएन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और इसके अंदर क्या है 6,60,000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स थे, जो कि 34 कंट्रीज़ से थे। और जिसके अंदर ये जो ट्रूप्स थे ना, जिसमें से 75% जो फोर्सेस थी वो यूएसए की थी। मान लो यूएसए कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और इसके अंदर स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे, कंप्यूटर वॉर इसे कहा गया था, इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था। तो अब आ जाते हैं सेकेंड गल्फ वॉर की ओर, जिसे क्या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है, जो कि 19 मार्च 2003 को हुआ था। जिसमें क्या है जो अब यूएसए है वो क्या है इराक में इन्वेड कर देता है, बोलता है कि इसके पास क्या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए हमें क्या है इराक से खतरा है, इसीलिए वो इसके अंदर इन्वेजन कर देता है, घुसपैठ कर देता है। और इसके अंदर ये जो गल्फ वॉर सेकेंड था उसमें क्या है 40 कंट्री ज्वाइन करती है अमेरिका को, और इसके अंदर क्या है कोलिशन ऑफ विलिंग भी होता है। अब जानते हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। तो अरब स्प्रिंग क्या है 2010 से स्टार्ट होता है टूनिशिया के अंदर। और नेक्स्ट आता है हमारे पास CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अफगान वॉर। ये शुरू होता है 1979 के अंदर, जब आप
जानते हो कि जो यूएसएसआर है वो क्या है, इन्वेजन कर देता है अफगानिस्तान में 1979 के अंदर, तब से ये शुरू होता है सिनेरियो। अच्छा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो व्लादिमीर लेनिन थे वो क्या है, रशियन रेवोल्यूशन के लीडर थे। तो जो व्लादिमीर लेनिन के बाद में यूएसएसआर में लीडर आते हैं वो थे जोसेफ स्टालिन। उसके बाद में देखते हैं कि यूएसएसआर से ऐसी पहली कंट्री थी जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, ये कह दिया था कि अब मैं यूएसएसआर का हिस्सा नहीं हूँ। तो वो कंट्री थी लिथुनिया। और जो बाल्टिक रिपब्लिक के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उसका नाम है लत्विया, लिथुनिया और एस्टोनिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो जो आपका यूएसए की हेजेमनी वाला चैप्टर था, उस चैप्टर के टॉपिक्स मैंने पहले से इंक्लूड कर लिया है, तो घबराना मत कि वो चैप्टर नहीं हुआ। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है वो बनती है 1993 में maastricht ट्रीटी से, और इसके अंदर 27 नेशंस होती हैं। इनका ब्लू फ्लैग होता है और इस ब्लू फ्लैग के अंदर 12 गोल्डन स्टार होती हैं। और ये जो 27 नेशन थे ना, उनकी एक ही करेंसी थी जिसका नाम था यूरो। ठीक है, जो मार्शल प्लान है वो लाया जाता है 1947 के अंदर, और ये जो मार्शल प्लान है वो लाया जाता है ताकि अमेरिका क्या है, एक फाइनेंशियली हेल्प कर सके यूरोप। तो जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बनती है वो बनती है 1948 के अंदर, और जो नाटो है वो बनाया जाता है 1949 में। तो जो यूरोपियन काउंसिल है वो भी बनती है 1949 के अंदर, और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो बनती है 1957 में, और ट्रीटी ऑफ रोम से ये बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेगन एग्रीमेंट, जो कि साइन होता है 1985 के अंदर। अगर हम EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की GDP की बात करें तो वो $17 ट्रिलियन थी 2016 के अंदर। और जो यूरोपियन यूनियन है इसके 2 परमानेंट मेंबर्स है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिनका नाम है ब्रिटेन और फ्रांस। तो EU ने अपना क्या है, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ठानी थी 2003 के अंदर, जो फेल हो गया था। उनका कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। 2 ऐसी कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन में जो उसकी जो करेंसी है यूरो उसी को अपोज करती हैं, वो है डेनमार्क और स्वीडन। और ब्री एग्जिट होता है 2016 के अंदर, यानी कि जो ब्रिटेन है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन को छोड़ देता है 2016 में। अब आता है हमारे पास आसियान, जिसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो बनती है 9 अगस्त 1967 को, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाई जाती है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 5 है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो अब ये जो एशियन है वो अपने 3 पिलर्स बनाती है 2003 के अंदर, और पहला पिलर था एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दूसरा एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी, तीसरा एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो ये जो आसियान है इसने अपना एक रीजनल फॉर्म बनाया हुआ है, जो कि बनाया था 1994 के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए। अब आता है हमारे पास आसियान फ्री ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ क्या है, आसियान फ्री ट्रेड करता है। इसके 3 ही मेंबर्स इंडिया के साथ ज्वाइन है, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। अब एशियन का फ्लैग देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, 10 स्टॉक्स ऑफ पेडी राइस है, यानी कि जो चावल के 10 दाने हैं, जो कि 10 के 10 मेंबर्स को शो करता है आसियान के। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक है ना वो बना था 2006 के अंदर रशिया में। देखो पहले ये क्या ब्रिक्स नहीं था, ये पहले ब्रिक था, BRIC। जब इसके अंदर साउथ एशिया ऐड हुआ तब ये 2009 में ब्रिक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्स, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि बना था 1985 में। यहाँ पे 95 है जो कि रॉन्ग है, 1985 कर लेना। नेक्स्ट आता है साफ्ता। साफ्ता जो है वो सार्स का ही पार्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 2006 के अंदर होता है। तो जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है चाइना। तो चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है 1949 के अंदर, और उसी समय चाइना इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, तो चाइना है वो अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लेता है यूएसए के साथ 1972 में, यानी कि यूएसए के साथ ट्रेड वगैरह करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है ओपन डोर पॉलिसी। तो ये ओपन डोर पॉलिसी वो चाइना के अंदर लाई जाती है 1978 में, और उस समय लीडर होती हैं डेंग जियापिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन। तो चाइना के अंदर एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है 1982 के अंदर, और इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया जाता है 1998 के अंदर। और 2001 में जो चाइना है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। तो अब आता है हमारे पास कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर। तो जो साउथ एशिया उसके अंदर क्या है, 7 कंट्रीज आती हैं, और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिया के अंदर तो क्या है, डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल दोनों ही रह चुका है। भूटान और नेपाल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और मालदीव्स में भी क्या है,
सल्तनत थी। ठीक है, मालदीव में पहले सल्तनत थी, बाद में डेमोक्रेसी आ गई। तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है 1971 में, वही बांग्लादेश को लेकर। तो जो आया खान है वो क्या है, उस समय मिलिट्री रूलर होते हैं पाकिस्तान के, कब, 1971 वॉर में। और ऐसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लीडर जो कि पाकिस्तान में आते हैं उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये क्या है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लीडर थे पाकिस्तान में, और ये रहते हैं 1971 से लेके 77 तक। तो जो आज का बांग्लादेश है उसे क्या है, पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था। तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश था 1947 से लेके 71 तक। ठीक है, और जो शहीद मुजीबुर रहमान थे वो क्या फाउंडर माने जाते हैं बांग्लादेश के, और इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। नेक्स्ट आते हैं हम नेपाल की ओर। तो जो नेपाल है वो एक हिंदू कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, यानी कि उसके चारों ओर धरती है, समुद्र वगैरह नहीं है। तो नेपाल में क्या है, एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलता है जो कि मेयोस्ट किंग और डेमोक्रेसी को लेकर होता है। तो जो नेपाल के किंग थे ना वो अबोलिश कर देते हैं पार्लियामेंट को 2002 के अंदर, और फिर नेपाल में क्या है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए नेपाल में। इसके लिए लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि करते हैं 2006 के अंदर। फिर 2008 में क्या होता है, जो मोनार्की है वो अबॉलिश कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, और 2015 के अंदर फाइनली जो नेपाल है वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेता है। तो अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका को आज़ादी मिलती है 1948 में, और श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। नेक्स्ट आता है LTTE, जो श्रीलंका के अंदर ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम। नेक्स्ट आता है IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि 1987 के अंदर श्रीलंका में जाती है ताकि जो सिन्हालाज और ये जो LTT के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रुकवा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम मालदीव्स को। तो जो मालदीव्स है वो 1968 तक तो क्या एक सल्तनत था, और फिर 2005 में क्या है, ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि UNO। तो UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है, सक्सेसर था लीग ऑफ नेशंस का। यानी कि पहले क्या है, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था 1920 में, वो क्या है, सफल नहीं रहा था। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, तो इसकी फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस होती है एक सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1945 में, और इसकी फाउंडिंग डेट है, यानी कि जिस दिन ये बना था वो थी 24 अक्टूबर 1945, और UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। और इंडिया यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करता है 30 अक्टूबर 1945 को, और यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल मेंबर है 193। और अगर मैं इसके करंट सेक्रेटरी की बात करूं तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। और जिस समय UN बना था उसके सिर्फ 51 ही मेंबर्स थे, और जो 51 में से लास्ट मेंबर था वो था पुर्तगाल। तो अब जानते हैं जनरल असेंबली के बारे में। तो जनरल असेंबली में 193 मेंबर है और हर एक के पास एक वोट है। नेक्स्ट आता है UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी कि टोटल 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है, जो कि USA, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना के पास है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको हर 2 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर 15 जजेस हैं जो 9 सालों के टेन्योर में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है UNSC मेंबर्स एक्सपेंडेड, यानी कि जो UN के सिक्योरिटी काउंसिल था उसके अंदर 1962 में क्या है, 11 मेंबर से 15 मेंबर कर दिए गए थे। यानी कि शुरू से ही UN सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर नहीं थे, 1962 तक 11 मेंबर थे, और बाद में क्या है 15 मेंबर कर दिए गए थे। और ध्यान रहे कि ये जो संख्या बढ़ाई गई है ना, ये नॉन परमानेंट की बढ़ाई गई है, परमानेंट तो 5 पहले से थे ही। ठीक है, अब जो नए मेंबरशिप रिफॉर्म है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कोफी अन्नान ने लाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये जो यूनिसेफ है वो बना था 11 दिसंबर 1940 को, और इसमें 119 मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जनीवा, स्विट्जरलैंड में, और ये बना था 1948 के अंदर। नेक्स्ट आता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1919 में, और इसके मेंबर्स हैं 187 कंट्रीज़। नेक्स्ट आता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसके मेंबर स्टेट्स हैं 193। ठीक है, नेक्स्ट आता है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 1957 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर है वीना में। नेक्स्ट आता है WB यानी कि वर्ल्ड बैंक,
जो बना था 1944 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 189। नेक्स्ट आता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो WTO है वो इस्टेब्लिश होती है 1995 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है जनीवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 164। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 189। नेक्स्ट आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक ह्यूमन राइट NGO है। NGO होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है HRW यानी कि ह्यूमन राइट वॉच। और उसके बाद में हम देखते हैं वीटो पावर किस कंट्री ने कितनी बार यूज़ की है। तो USA ने 84 बार यूज़ करी है, ब्रिटेन ने 32 बार, चाइना ने 11 बार, रशिया ने 135 बार, और फ्रांस ने 18 बार। तो सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ करी है रशिया ने, और सबसे कम यूज़ की है चाइना ने। तो ये जो अटलांटिक चार्टर है वो साइन होता है 1941 के अंदर। अटलांटिक चार्टर क्या है, बेसिकली UNO को इस्टेब्लिश करने के लिए ही साइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल UNO के, वो थे ट्रैगवे ली। 7th थे कोफी अनन, 8th थे बन की मून, और 9th थे एंटोनियो गुटरेस, जो कि अभी करंट सेक्रेटरी भी हैं। तो एक यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है, द UN इज़ नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यानी कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इंसानियत को स्वर्ग तक ले जाने के लिए नहीं बना है, वो क्या है, उसको नर्क से बचाने के लिए बना है। तो ये डेफिनेशन दी थी डैग हैमर्स-चिकोल ने, जो कि क्या है, सेकेंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस की। तो नेक्स्ट आता है लेबनान क्राइसिस। तो लेबनान क्राइसिस होती हैं 2006 में। तेहरान कॉन्फ्रेंस वही यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए होती है 1943 के अंदर, और जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है वो होती है 1945 में। ये भी UNO से रिलेटेड ही कॉन्फ्रेंस होती है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो सिक्योरिटी क्या होता है, वो होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, यानी कि जब हमें खतरों से फ्रीडम मिल जाए, खतरों से आज़ादी मिल जाए, तो वो होती है सिक्योरिटी। और ऐसे खतरे जो हमारी कोर वैल्यूज़ को नुकसान पहुंचाएं वो इंक्लूड होती हैं फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स में। तो देखो, सिक्योरिटी के दो टाइप्स होते हैं, दो नोशंस होती हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल के भी दो पार्ट हैं। पहला है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या है, जो खतरा है वो मिलिट्री से होता है, दूसरी देश की मिलिट्री से होता है। और इंटरनल के अंदर कुछ ऐसे ही क्या है, मिलिटेंट ग्रुप्स बन जाते हैं एक कंट्री के अंदर, जो कि उस देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा खतरा क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। तो नेक्स्ट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या है, ह्यूमन और ग्लोबल सिक्योरिटी आती है, यानी कि जिसके अंदर किसी एक देश को खतरा नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया को ही खतरा होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग ही ले लो, अब क्या जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भारत के अंदर ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और उससे क्या है, पूरी इंसानियत को खतरा है, ना कि किसी एक देश को। तो अब आता है ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन होता है लोगों का, यानी कि लोगों का बचाव होता है, जिसके उनके क्या है, राइट्स भंग ना हो, ठीक है। तो नई सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स देखते हैं, यानी कि नए नए खतरे क्या हैं। तो नए खतरे में आता है टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी और हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं टेररिज्म रेफर टू पॉलिटिकल वायलेंस, यानी कि टेररिज्म क्या है, दंगे फसाद करना है पॉलिटिकली, यानी कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना, जगह जगह पे दंगे करवाना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो साउथ है, यानी कि जो वर्ल्ड है वो नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है। तो जो साउथ वाली कंट्रीज़ है वहाँ से लोग क्या है, गरीबी के कारण नॉर्थ वाली कंट्रीज़ में माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है सार्स, जिसकी फुल फॉर्म है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की वॉर कब कब हुए थे। तो 1947 से 48 में चलता है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, फिर 1965 में होता है, फिर 1971 में होता है, फिर 1999 में होता है। ये मेजर वॉर थे इंडिया और पाकिस्तान की। और इंडिया का एक मेजर वॉर चाइना के साथ होता है 1962 के अंदर। तो अब देखते हैं BWC, तो जो है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो कि फोर्स में लाई गई थी 1975 में। नेक्स्ट आता है CWC, जिसकी फुल फॉर्म है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो कि 1993 में थी। और नेक्स्ट है ABM, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि साइन की गई थी 1972 में। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर एक लिमिट टू ग्रोथ बुक पब्लिश की गई थी 1972 के अंदर। नेक्स्ट है UNEP, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो एनवायरमेंट के ऊपर एक अर्थ समिट की गई थी रियो दी जनेरियो, ब्राज़ील में 1992 के अंदर। अब आता है ग्लोबल नॉर्थ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो USA वाली कंट्रीज़ है, वो आती है ग्लोबल नॉर्थ में, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी कि जो नैम वाली कंट्रीज़ थी वो आती है ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है।
तो अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, साथ ही साथ क्या इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कॉमन्स। तो ऐसे ग्लोबल कॉमन्स ऐसे क्या है रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर किसी एक देश का हक नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन सब का हक होता है। जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, अर्थ फ्लोर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये क्या है, किसी एक देश के नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के ही हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास UNFCCC, जो कि 1992 के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी, जो थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 का है, जिसके अंदर क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने के लिए कहा जाता है उन कंट्रीज़ को जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यानी कि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या है, अपनी जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने के लिए, उसको कट ऑफ करने के लिए कहा जाता है। तो क्योटो एक जगह है जो कि जापान के अंदर है, ठीक है। तो इंडिया ने जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो साइन किया था 1997 में, और उसको रेटिफाई किया था, उसको मानना शुरू किया था 2002 के अंदर। और इंडिया ने इसके अलावा क्या है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, एक्ट है, वो लागू किए। जैसे कि इसने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 का, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001 का। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो होता है 1987 में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका ट्रीटी साइन होती है 1959 के अंदर। और जो गल्फ रीजन है ना, जो गल्फ वाला रीजन है, उसके अंदर जो 30% है वर्ल्ड का, वो ऑयल रिसोर्सेज पाई जाती हैं। मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% ऑयल रिसोर्सेज है, तो उसमें से 30% ऑयल रिसोर्सेज क्या है, इस गल्फ रीजन में ही पाई जाती हैं, पेट्रोलियम वगैरह। तो नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लोज ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल। यानी कि उसमें क्या है, जो आइडियाज़ हैं, जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, यानी कि ऑल ओवर देश में घूमते रहते हैं, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। ये क्या एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरली है, इसका एक कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन होने का जो मेन कारण है, जो ग्लोबलाइजेशन इतना जल्दी बढ़ा है, वो है टेक्नोलॉजी। देखो अब एरोप्लेन्स आ गई हैं तो सामान बहुत जल्दी पहुंचता है, लोग भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, 3 नतीजे निकलते हैं ग्लोबलाइजेशन के। पहला है पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा है कल्चरल। अब है ना, ग्लोबलाइजेशन से ऐसे लगता है कि हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती। ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो अमीर है उसको तो और अमीर बना रहा है, और जो गरीब है उसको और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सोशल फर्म। तो जो वर्ल्ड सोशल फर्म है ना, जो कि सपोर्ट नहीं करती नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। तो नेक्स्ट आता है सोशल सेफ्टी नेट्स, और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो क्या है, दुष्प्रभावों से बच सके ग्लोबलाइजेशन के। तो अब आता है WSF यानी कि वर्ल्ड सोशल फर्म। ये क्या है, एक एंटी ग्लोबलाइजेशन फर्म है जो कि ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। तो WSF की फर्स्ट मीटिंग होती है पोर्तो एलेग्रे में, जो कि ब्राज़ील में है, और ये हुई थी 2001 के अंदर। इसकी चौथी मीटिंग होती है मुंबई 2004 में, और जो लेटेस्ट मीटिंग है वो हुई थी ब्राज़ील में 2018 के अंदर। तो इंडिया ने क्या है, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था 1991 में, जिसमें इसने क्या है, एक पॉलिसी लागू की थी LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो फाइनली यहाँ पे आपकी फर्स्ट बुक खत्म होती है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बता देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड बुक के साथ।